आरआरबी टेक्नीशियन 6 मार्च के ही शिफ्ट 2 के सवाल हैं, ठीक है। और ये 100% ऑथेंटिक है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी एंड करेंट अफेयर्स। यानी कि जैसे कि बात कर लेते हैं, फिर से वही बात है, लेकिन हम लोग इस बार सवाल से सिर्फ स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपको गति लॉ ऑफ मोशन फोर्सेस से सवाल था। कह रहा था सवाल कि 2000 केजी के वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चलकर एक ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकेंड में रुकता है, तो बल ज्ञात करो। सबसे पहले तो वस्तु का भार जो है 2000 केजी है और वो 20 मीटर प्रति सेकेंड से चलकर ब्रेक लगाता है और 10 सेकेंड के बाद रुक जाता है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन लगाओ। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है बटा टी होता है। यानी कि सबसे पहले हमको फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो पता है ना। तो 0 माइनस 20 हो जाएगा बटा टाइम कितना लग रहा है रुकने में, 10 सेकेंड लग रहा है, तो 10 से भाग दे देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -2 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करना है, अब देखो, जब आप फोर्स निकालने करा कि बल ज्ञात करें, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2000 केजी, एक्सेलरेशन कितना आ गया -2, आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4000 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो है त्वरण कम होता है। जब आप किसी चीज़ को वेग में ले जाते हो तो ये त्वरण क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब वो था मास वर्सेस वेट, तो W बराबर mg, यानी कि नियम साफ है। यदि द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और त्वरण स्थिर रहे, तो जो भार होता है वो भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। क्योंकि क्या होता है भाई, W बराबर mg, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो यहाँ पे त्वरण स्थिर भी रहे लेकिन वेट कैसा हो जाएगा भाई, दुगना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट समानुपाती होता है। अच्छा, ये जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देखते जाओ, क्योंकि क्या पता पूछ लिया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। वाह्यतम बल की अनुपस्थिति में जो संतुलित बल और जड़त्व की व्याख्या करता है, ठीक है। अब एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर से सवाल था। जैसे कि सवाल था यहाँ पे कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा 1 मिनट में कितने चक्र पूरा करेगी। मतलब 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है कुल चक्र बराबर आवृत्ति इंटू टाइम, यानी कि हर्ट्ज इंटू सेकेंड। जो सेकेंड दिया गया है, यानी कि 50 इंटू 60, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 होना चाहिए, नहीं 3000 साइकिल सही है, ठीक है। 6×5 30, 00 30। अब देखो, भारत में जो घरेलू एसी आपूर्ति जो यूज होते हैं वो 50 हर्ट्ज हैं और 1 सेकेंड में 100 बार दिशा बदलती है, 1 सेकेंड में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर देख लो, इलेक्ट्रिक पावर से सवाल था कि 110 वोल्ट और 1200 वाट रेटिंग वाले उपकरण में कितना धारा जा रहा होगा, करंट। तो I बराबर क्या होता है, P/V। I बराबर P/V पढ़े होंगे। P कितना दिया गया है, वाट 1200, और V कितना दिया गया 110, काट देंगे और ये पॉइंट में आ जाएगा 10.91 एम्पियर, ठीक है। आगे सवाल बढ़ता हूँ, जो कि मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स से सवाल थे। और ये बाएं हाथ के जो अंगूठे वाले आप लोग पढ़े होंगे, तर्जनी, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले अंगूठा क्या बताता है, फोर्स एंड मोशन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पढ़े होंगे। तो ये पहले कि आप लोग लेफ्ट हैंड जो पढ़ रखे हैं, जिसमें बात करते हैं, ये फिंगर जो होते हैं अंगूठा थंब, वो क्या दिखाता है, वो फोर्स एंड मोशन दिखाता है। और जो ये तर्जनी होते हैं 4 फिंगर, वो क्या दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। अब जो तर्जनी के नीचे होते हैं मिडिल फिंगर, वो क्या दिखलाता है, वो बताता है करेंट, विद्युत धारा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का जो है निर्धारण किया जाता है। अच्छा, ये गुण था विविग्योर के गुण, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट होता है। और इसमें 2 ही याद रखना, ठीक है, कि लाल और एक बैगनी। क्यों, क्योंकि जो है वेवलेंथ लाल का होगा ज़्यादा और वेवलेंथ का, यानी कि जो बैगनी का होगा तरंगदैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ जो होगा सबसे कम होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा, वायलेट का ज़्यादा होगा। यहाँ पे ध्यान दो, पहले यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ, यहाँ पे वायलेट, ठीक है। अब रेड का
ठीक है। वेवलेंथ जो होगा, ये वेवलेंथ जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन वायलेट का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम होगा रेड का, लेकिन वायलेट का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा। अब कांच में सबसे अधिक गति से यानी कि विचलन जो होगा सबसे कम, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये वायलेट का विचलन ज़्यादा होता है और सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड का होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यानी कि केमिकल रिएक्शन से सवाल था Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, तो अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये Zn जो होगा सल्फर के साथ आ जाएगा, यानी कि ZnSO4 प्लस कॉपर बनेगा। ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखो, नीले रंग का घोल रंगीन हो जाता है, लाल भूरे रंग तांबा जो बर्तन में जमा होता है, जैसे कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जो है जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसके साथ सल्फर जो था ये अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। अगला सवाल है, ये NaOH ये परवल क्षार है, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दोनों को रिएक्शन करवाओ तो क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक उदासीन अभिक्रिया होता है, और यह एक उष्माक्षेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, ठीक है। और इसका pH मान कितना हो जाता है भाई, 7 हो जाता है, ठीक है। तो ये NaCl प्लस H2O बनाता है, यानी कि NaCl क्या है, एक लवण है, और H2O क्या है, एक जल है। फिर से एक रिएक्शन था CH4, ठीक है, ये सारे क्लास 10th वाले हैं। CH4 प्लस Cl2 को सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाओ तो ये क्या बनता है, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl प्लस HCl बनता है। और ये कैसा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि मूलक प्रतिस्थापन मुक्त है, यानी कि ओपन है। सूर्य के प्रकाश में मीथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है ये क्लोरोमीथेन होता है। क्या क्या बनता है भाई, क्लोरोमीथेन बनता है, याद रखना क्या बनता है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब यानी कि मैटर्स एंड कंपाउंड से सवाल थे, यानी कि सबसे पहले मोलिकुलर मास, इसके पहले शिफ्ट वाले में भी मोलिकुलर मास पूछा गया था। तो इसमें यानी कि किस यौगिक का द्रव्यमान 44 होगा, 44 मोलिकुलर मास होगा, यू मतलब मोलिकुलर मास को दर्शाया गया, तो इसमें उल्टा दे दिया गया है। तो 44 मोलिकुलर मास किसका होगा, तो सबसे पहले प्रोपेन का निकाल लेते हैं, C3H8। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, कार्बन कितना होता है मास 12, 12 या 36, प्लस 8 कितने होते हैं, हाइड्रोजन 8, एटॉमिक मास जितने 8 है हाइड्रोजन का मास तो एक ही होगा ना, लेकिन 8 हाइड्रोजन है तो 8 को गुना करेंगे 1 से, तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, अधातु जो सुचालक यानी कि नॉन मेटल कंडक्टिंग जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है, और ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक होता है, एक इलेक्ट्रॉन के मुक्त के कारण, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर से सवाल था, CaOCl2 ये उपयोग कहाँ होता है, रासायनिक उद्योग में होता है। ये कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कीटाणुनाशक के रूप में भी काम किया जाता है, ब्लीचिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, समांगी मिश्रण से सवाल थे, होमोजेनियस में था, कणों के आकार जो है वास्तविक बिलियन में, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में जो है व्यास इसका 1 नैनोमीटर से कम जाता है, ठीक है। और ये किसके कारण दिखाई नहीं देते हैं, टिंडल प्रभाव जो है दिखाई नहीं देता है होमोजेनियस मिक्सचर में। अब था इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से, देखो इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से सवाल था, उर्वरक एंड मैन्योर यानी कि जैविक खाद कारखानों में जो निर्मित होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है, मिट्टी को ह्यूमस नहीं देते हैं, और ये पोषक तत्व NPK अधिक होता है इसमें, रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जल प्रदूषण का ये कारण भी बनते हैं। जैविक खाद में खेतों में खुले में निर्मित प्राकृतिक मिलती है, मिट्टी की प्रचुरता जो ह्यूमस है बढ़ता है, पर्यावरण के ये कैसा है, अनुकूल है।
अब वेस्ट मैनेजमेंट से भी सवाल थे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्लास 6-7 में ही पढ़ने का है। जीवाणुओं द्वारा नष्ट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? देखो, प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक ले लो, थैली ले लो, धातु के टुकड़े ले लो, अखबार, केले, छिलके, सूती वस्त्र, ये सब क्या है भाई? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जैव निम्नीकरण। अब देखो यहाँ पे एक सवाल था, पोल्ट्री यानी कि लेयर, अंडों के उत्पादन के लिए बॉयलर, ये कैसा बॉयलर किसके यूज किया जाता है? मांस के लिए, ठीक है, मुर्गा जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म में। अब यहाँ पे जीव विज्ञान, कोशिका और उत्तक से सवाल थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कौन है भाई? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फोटो में दिख रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये है, एक सेकेंड, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जान लेते हैं कि ये क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और यह एक अर्ध स्वायत्त यानी कि सेमी ऑटोनोमस अंग है। यह अपने स्वयं के 5 से 10% जो है प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि इसके पास अपना वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम्स होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी यह विशेषता होता है, ठीक है, प्लास्टिड में, लेकिन ये सब जो है प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले दिखा देता हूँ, ये है भाई, ये बाहरी वाला भाग दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये है, तो मुख्य कार्य कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों के आवागमन को क्या करता है? नियंत्रित करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य है? बाहर के पदार्थों को आवागमन, सेमी परमिएबल जो होता है उसको अंदर बाहर जाने का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये यानी कि सल्की, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब यहाँ पे इसकी जो विशेषता होती है, ये पतली और चपटी उत्तक होती है, यहाँ पे फोटो में जो दिख रहा है। और ये स्थान कहाँ में, मतलब जो इसके स्थान होते हैं वो फेफड़े के वायु की कोशिका यानी कि लंग्स, एल्बोली और रक्त वाहिकाओं में जो है रहता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है बताओ? इसका कार्य होता है डिफ्यूजन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन एंड डायलिसिस, रिप्रोडक्शन मेथड में देख लेते हैं। सवाल था बाइनरी फिजन से, यह एकल कोशिका है, 2 समान हिस्सों में टूटती है, उदाहरण के लिए अमीबा, ठीक है। तो अमीबा मुकुलन बडिंग नहीं करता है, ठीक है, अमीबा मुकुलन जो है बडिंग नहीं करता है। मुकुलन बडिंग शरीर पर उभार से नया जीव, जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन में क्या होता है कि परिपक्व होने पर टुकड़ों में टूटना, मतलब जब मैच्योर हो जाता है तब टूटता है, उदाहरण के लिए स्पायरोगैरा और शैवाल, ठीक है। मल्टीपल फिजन क्या होता है? उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम ले लो, ठीक है। अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस कृत्रिम किडनी प्रक्रिया, जब किडनी थोड़ा सा फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। रक्त से अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त यूरिया और तरल पदार्थों को छानना होता है किडनी का कार्य, ठीक है। और वो जब छान नहीं पाता है तो वो डायलिसिस किया जाता है संतुलित बनाए रखने के लिए। सवाल था भाई 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया था, कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बदलाव किए गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी, किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। और ये भाग 4A अनुच्छेद 51A से कर्तव्य 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। अब DPSP में भी वृद्धि हुआ था, 39A जो कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, 43A श्रमिकों की भागीदारी और 48A पर्यावरण संरक्षण जोड़े गए थे, ठीक है। अब शक्तियों का हस्तांतरण भी हुआ था, जिसमें 5 विषयों में, जैसे कि शिक्षा, वन्य जीव, ये जो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। पहले था यानी कि दोनों में, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में स्टेट और केंद्र दोनों काम करता है। इसके पहले था केंद्र के, लेकिन फिर दोनों में डाल दिया गया। कौन कौन? शिक्षा, फॉरेस्ट, वन्य जीव, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। अब हिस्टोरिकल फैक्ट से भी सवाल थे, जैसे कि फेमस स्लोगन्स, बाल गंगाधर तिलक कौन सा दिए थे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब दिए थे? 1916 में, जब होम रूल लीग हो रहा था, ठीक है। अब तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है।
अब नारे जो हैं, अन्य नारे देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी दिए थे, लेकिन फेमस कौन किए थे? भगत सिंह। करो या मरो महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बोले थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से भी सवाल था। अन्य नाम से भी यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या था कि पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया था। अन्य प्रावधान देख लेते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन और 1926 में लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस का भी गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से क्या क्या सवाल थे। तो सबसे पहले सवाल था आरबीआई जीडीपी अनुमान, जो कि फरवरी 2026 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 2026 की मौद्रिक नीति के अनुसार मजबूत घरेलू मांग के कारण आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितना अनुमान लगाया है? तो 7.3 से बढ़कर कितना कर दिया? 7.4 कर दिया है। CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ था विशाखापत्तनम में हुआ था, उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसका थीम था टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड ट्रेड नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। मानव विकास सूचकांक HDI जो कि UNDP द्वारा जारी किया जाता है और 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित हुआ था। महबूब उल हक कहाँ के थे? पाकिस्तानी थे, ठीक है। और इसका 3 डायमेंशन था। पहला था लाइफ एक्सपेक्टेंसी और शिक्षा, मीन एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और GNI पर कैपिटा था, ठीक है। अब ज्योग्राफी और मिसलेनियस सवाल देख लेते हैं। नागपुर महाराष्ट्र यानी कि सवाल था कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह शहर मुख्य रूप से कोयला और मैग्नीज के खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। महाराष्ट्र के नागपुर, और नागपुर जो है महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। प्रतीक की पहचान भी था, जैसे कि इसके फर्स्ट शिफ्ट में था रियोस्टेट्स, अबरी इस बार था वोल्ट, ठीक है। चीन किसका प्रतीक है? तो वोल्ट मीटर का, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक जो मौजूद होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या होता है एटॉमिक मास, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे आप यदि अच्छे से मार्क करना चाहते हो अगले यानी कि शिफ्ट जब आपका आए या फिर अगले एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले NCERT साइंस जो है पूरा महत्व दें, ठीक है। 8 से 10 तक। और संविधान को जो 42वें संविधान संशोधन है अधिनियम 1919 35 को अच्छे से पढ़ ले। करेंट अफेयर्स जो कि रैंक और HDI ये सब देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।